दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों साइंस की अगली सीरीज को लेकर के मैं हाजिर हूं, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 7 को। जी हां दोस्तों, 7वां पार्ट आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से संबंधित प्रश्न को पूछने वाला हूं। दोस्तों होता क्या है कि साइंस की जो सीरीज होती है ना, इसमें हम लोग जो विषय को कवर कर रहे हैं उसमें टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। कभी फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, कभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, कभी बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। तो डेली शाम को 5 बजे सीरीज दी जाती है, बट हो सकता है कि आपको कभी टाइम की इशू की वजह से इस तरह की दिक्कत आने शुरू हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी तैयार हो जाइए। हाँ ठीक है, अभी चल रही है सारी क्लास अपडेट होके। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी तैयार हो जाइए और मैं आपसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए ये सीरीज आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि एग्जाम में साइंस तो आना ही आना है। और साइंस में अगर ये सीरीज आप देख के रखते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो पाएगी। इस तरह की कुल 3 सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। एक सीरीज सुबह के 11 बजे जीके जीएस की होती है, दूसरी साइंस की होती है, और तीसरी रात में 11 बजे सिविल सर्विसेज परीक्षा को ध्यान में रख के सीरीज अवेलेबल कराई जाती है। तो 3 सीरीज दोस्तों आप लोग जरूर देखिए, प्लस करंट अफेयर की क्लास भी देखना न भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने एप्लीकेशन को भी डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से वो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छी हो पाएगी। स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सोच समझकर इत्मीनान से उत्तर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना हुआ है? शुद्ध कार्बन से बना हुआ पदार्थ। वैसे दोस्तों अगर मैं चीनी की बात करूं, एसिटिक एसिड की बात करूं, ग्रेफाइट की बात करूं, मीथेन की बात करूं, तो ये सब के सब में कार्बन होते हैं। क्या यहां पर कार्बन नहीं होता है? एसिटिक एसिड में नहीं होता है, ग्रेफाइट में नहीं होता है, मीथेन में। अरे मीथेन लिखते हो ना, CH4 लिखते हो तो कार्बन तो है ना। ग्रेफाइट जो होता है ये पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी तो कार्बन होता है। ठीक है, तो इस सब में कार्बन होता है। लेकिन आपसे पूछ रहे कौन सा शुद्ध कार्बन से बना हुआ है? शुद्ध कार्बन से बना हुआ। तो जब कार्बन की शुद्धता की बात आ जाए तो याद रखिए ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं। कोयला हो गया, ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहां का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? तो भी सुन लीजिए। लिख रहा है ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है। मीथेन दोस्तों यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनती है CH4। ठीक है, और वहीं अगर एसिटिक एसिड की बात करें, खट्टे चीजों में पाई जाती है CH3COOH। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और C12H22 और O11 ऐसे लिखा जाएगा, गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा। 11 यहां पे होगा। ठीक है, तो 12, 22, 11 दोस्तों ये क्या होता है? ये शुगर का होता है, चीनी का। ये चीनी का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, C12H22 और O11, तो इसको भी याद रखिए। इसमें भी यहां पर C दिया है, मतलब कार्बन है। यहां कार्बन है ना, यहां देखिए कार्बन है ना, तो सब में कार्बन है। लेकिन शुद्ध कार्बन से बना हुआ कौन है? तो ग्रेफाइट है। मुझे पता था परीक्षा में यदि इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो कंफ्यूजन आप सभी को होगा। चलो, जल एवं एल्कोहल है, जल एवं एल्कोहल है। ठीक है, लिख रहा है क्या है? करा यह पूर्णतः मिश्रणीय है, अंशतः मिश्रणीय है, अमिश्रणीय है, या इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपसे मैं सिंपली बात करूं, क्या क्या है? आपका एक ग्लास है जिसके अंदर आपने थोड़ा सा क्या मिला दिया? अल्कोहल मिला दिया। ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा इतना अल्कोहल मिला दिया जाता है और इसमें इतना पानी भर दिया जाता है। तो ठीक है, ये बताइए दोनों मिश्रित हो जाते हैं कि नहीं मिश्रित होते हैं? आप खाली इतना बताइए, ये पूर्णतः मिश्रणीय है या फिर अंशतः? अंशतः तो नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पानी और अल्कोहल अलग अलग तो दिखता नहीं है। यही अगर एग्जाम्पल दे दूं दोस्तों कि आप एक काम करो, तेल ले लो, इतना तेल भर दो और इतना पानी भर दो, तो तेल और पानी हमेशा अलग रहेगा, वो मिक्स नहीं हो पाता। तो वहां पे आप कह सकते हो वह अमिश्रणीय है। बहुत सारे पदार्थ अंशतः मिश्रणीय होते हैं, थोड़ा मिश्रित हैं, थोड़ा नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर जल एवं अल्कोहल के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्या है? यह पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा है जल एवं अल्कोहल पूर्णतः मिश्रणीय है। अल्कोहल के अणु जड़ के अणुओं की तुलना में छोटे होते हैं, और जब इन दो तरल पदार्थों को मिलाया जाता है तो पूर्णतः समांगी विलय हो जाते हैं या विलयन प्राप्त होता है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्या है? पूर्णतः मिश्रणीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोच समझ के बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आज हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? लिख रहा है MgO को, MgOH2 को, Cu2O को, या फिर HgBr को। बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों किसको कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल्दी से बताइए दोस्तों।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फटाफट उत्तर दीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? समय नहीं आपके पास। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मुझे पता है कंफ्यूजन होगा, गलतियां होंगी, लेकिन आपको नहीं करना है, नहीं करने देना है, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री आपको 35 लेक्चर में पढ़ाया गया। कितना? 35। जिन लोगों को केमिस्ट्री के वीडियोस देखना है वो इन 45 लेक्चर को देख लें, उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। 35 लेक्चर, 45 नहीं 35 लेक्चर, ठीक है। और इसी तरह से 29 से 30 लेक्चर में आपका फिजिक्स भी कंप्लीट कराया गया, फिजिक्स, ठीक है, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है दोस्तों? यहां पर हो जाएगा MgOH2, ठीक है, होल ट्वाइस 2 है, इसको याद रखेगा। OH का होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस पढ़ा जाता है MgOH2, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम दिया जाता है, ठीक है, MgOH2। ये आप याद रखेगा। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। जो OH2 लिख दिया ना, यही क्या, यही हाइड्रोक्साइड है। इसका इस्तेमाल अक्सर मेडिसिन वगैरह में किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन यानी औषधि बनाने में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, P फॉर पॉली, V फॉर विनाइल, C फॉर क्लोराइड, इसीलिए इसको शॉर्टकट में PVC भी बोला जाता है। PVC आपने कई बार, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, PVC आता है तो कभी कभी फुल फॉर्म लिखता है, ज्यादातर फुल फॉर्म लिखता नहीं है, हमेशा शॉर्टकट ही आपको मिलेगा PVC। करा PVC का उपयोग होता है, किसमें होता है? करा सीट कवर बनाने में, चादर बनाने में, बरसाती बनाने में, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए। PVC दोस्तों ये पॉलीथीन का एक रूप है, आप कह सकते हैं, और इसका इस्तेमाल सीट कवर, चादर और बरसाती तीनों बनाने में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिख रहा PVC क्या है दोस्तों? यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक का ही एक रूप है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, और इसका निर्माण प्लास्टिक की सामानों में किया जाता है। वो कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? जो बैटरी होती है सीसा संचायक, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस बार अभी हाल फिलहाल में आपका पेपर हुआ था RO का, ठीक है, उसमें प्रश्न आई थिंक पूछा था, मुझे जहां तक याद है ये सीसा संचायक बैटरी वाला प्रश्न उसमें आया था। तो याद रखें दोस्तों, वहां पर इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एस्टिक वगैरह खट्टे चीजों में नाइट्रिक आप जानते हो, ठीक है। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है दोस्तों, याद रखें सीसा संचायक बैटरियों में, या जो आपके घरों में आम बैटरियां होती उसमें भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। लिख रहा है सीसा संचायक सेल में शीशे के 2 प्लेट समूह होते हैं। इन प्लेटों में जालियां कटी होती हैं और इन जालियों के बीच में ही लीजार्थ का सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बहुत खतरनाक एसिड होता है, तेजाब जिसको आप बोलते हो, इसका पेस्ट भरा होता है। करा सेल में सल्फ्यूरिक एसिड ही पूरा भरा होता है। आगे देखिए, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धोने वाला सोडा। सोडा 2 तरह का होता है, एक खाने वाला सोडा होता है, एक वॉशिंग सोडा होता है, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हो। तो बेकिंग सोडा वो हो गया, ठीक है, बाइकार्बोनेट जिसमें होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। देखिए वॉशिंग सोडा और खाने वाले सोडे में बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा याद रखें, वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने वाले सोडे की बात कर रहे हैं, साबुन से संबंधित होता है और झाग आता है इसमें। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगर आपको देता बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, बस से बेकिंग, बस से बाइकार्बोनेट, तो वहां नाम आता सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाई वर्ड लिखा है तो याद रखें खाने की बात कर रहा है, बाई मतलब खाने की बात कर रहा है। और अगर बाई वर्ड नहीं लगा है तो वो क्या हो जाएगा? वो कपड़े धोने वाला सोडा हो गया, ठीक है। तो लिख रहा है सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। वैसे डिहाइड्रेट नहीं देता है, सिंपली आपको यही याद रखना है सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि यहां पर जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3, इतना ही होता है। ये डिहाइड्रेट की वजह से 10H2O लगा दिया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, Na2CO3 ये वॉशिंग सोडा से संबंधित है। और वॉशिंग सोडा ये जल के मृदुकरण में यानी मृदु जल में, क्योंकि जब जल मृदु होगा तभी खूब झाग बनाएगा। कठोर जल में झाग नहीं बनता है, केवल मृदु जल में ही झाग बनता है। तो खूब झाग बनाएगा और वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जितने भी साबुन पाउडर हो जाते हैं, कास्टिक सोडा हो जाते हैं, ठीक है, लॉन्ड्री में, इन सभी जगह पे इसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलो फिर से एक क्वेश्चन बताइए। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व है। दिया सलाई जानते हैं ना? अरे माचिस यार, माचिस के आगे जो जलने वाला हिस्सा होता है उस पर क्या लगा होता है? उस पे क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस लगा होता है। अब लाल यहां पे नहीं दिया तो आप फास्फोरस भी टिक कर सकते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मैं यहां पर इसलिए ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं
क्योंकि आसान प्रश्न है, जहां कठिन प्रश्न होगा वहां पे मैं आपको बराबर समय दूंगा, घबराइए मत, ठीक है। तो आगे बताते जाइए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहां पर फास्फोरस। करा दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस कई होते हैं, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, ठीक है, ऐसे होते हैं। धीरे धीरे जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। सफेद फास्फोरस उससे ज्यादा होता है थोड़ा सा, और भी आता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, करा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण बताइए, CaOCl2 CaOH या फिर CaOCl, होल ट्वाइस में है, ठीक है, ट्वाइस नहीं है, ये ब्रैकेट में है, फिर Cl है, ठीक है, इसके बाद CaCl2। विरंजक चूर्ण, जल्दी से बताइए दोस्तों, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? देखिए, रासायनिक सूत्र वाले प्रश्न भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। विरंजक चूर्ण, इसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? ओहो ओहो, बंद मत हो जाना भाई, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है। तो याद रखें, विरंजक चूर्ण जिसमें फार्मूला होता है CaOCl2, क्या होता है? CaOCl2, और इसका इस्तेमाल जल को शुद्ध करने में किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, जल के शुद्धिकरण की बात आती है तो दो तीन चीजें याद रखना है, जैसे विरंजक चूर्ण आप याद कर सकते हो, या फिर क्लोरीन आप याद कर लो, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन आप जानते होंगे, ज्यादातर क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। जो बड़ी बड़ी टंकियां होती पेयजल की, या जो स्विमिंग पूल वगैरह होता है, वहां पर भी यही होता है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया। तो यहां Cl2 आप पढ़िए ना, अगर आपको इसका संबंध पता है कि इसका काम क्या होता है, क्लोरीन, जल को साफ करने संबंधित यहां क्लोरीन होगा, तो CaOCl2 याद रखेगा, विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अगर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, अब बताओ ध्यान से, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत खांसी आ रहा है भाई। चलो बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है, या अच्छा सोडियम कार्बोनेट दिया था, यहां कैल्शियम कार्बोनेट नाम है। ब्लीचिंग पाउडर, जल्दी से बता दो, ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है? जल्दी बताओ। पढ़ाया था मैंने, एक वर्ड बताया था पहचानने का तरीका, आप हमेशा याद रखें दोस्तों। अगर इस तरह के प्रश्नों का पहचान करना है तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्या हो जाएगा? हाइपो वर्ड याद रखेगा। मैंने बताया था आपको कि ब्लीचिंग में शब्द याद रखेगा हाइपो। क्यों? क्योंकि परीक्षा में जब नाम आता है ना, आपको कंफ्यूजन बहुत होता है। तो हाइपो अगर आपको याद है तो चीजें याद रख सकते हो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का नाम है। क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब देखिए, अगर इसको फुल फॉर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा CaOCl2, ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है रासायनिक सूत्र के रूप में, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा है? अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बेकिंग सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं बेकिंग सोडा के लिए? जल्दी से बताइए। कह रहा है Na2Cl2, या फिर NaHCO3, या फिर K2CO3, या फिर NaOH। इसमें से बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा, ध्यान से सोच समझ कर बताइए, बेकिंग सोडा इसमें से क्या है, ठीक है, बताइए। अभी तो अगर पूरा नाम दिया होता तब तो शायद बता देते बाई वर्ड पकड़ करके, लेकिन ऐसे भी तो दे सकता है। तो परीक्षा में ध्यान आपको यही देना है, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे बाई के लिए वहां पर बाई वर्ड लगा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, उसी तरह से यहां बाई के लिए H याद रखेगा। क्या? H पकड़ना आपको, ठीक है, H। तो क्या हो जाएगा? NaHCO3, क्या हो जाएगा? NaHCO3। इसे सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में तो बाई वर्ड पकड़िए और इंग्लिश में H वर्ड पकड़िएगा, NaHCO3, क्योंकि परीक्षा में यही आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, बता तो दिया कि बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? बाई वर्ड देखिए, ब से बाई, ब से बेकिंग। अब तो याद रहेगा ना, कि अभी भी भूल जाओगे। इंग्लिश में H पकड़िएगा, ठीक है, और हिंदी में बाई पकड़िएगा, बाई, ठीक है, और H पकड़िएगा तो NaHCO3 पकड़िएगा, कुछ और मत ले लीजिएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम है, जिप्सम का रासायनिक नाम, दो शब्द बताया था, एक जिप्सम बताया था और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस बताया था। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दो शब्द बताया था, और बताया था उसमें भी फार्मूला में जिप्सम हमेशा दोगुना, बता, याद आया कुछ आपको?
अच्छा, केमिस्ट्री वाला वीडियो आप नहीं देखें, पूरा वीडियो जो नहीं देखेंगे उनको यही कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर जिप्सम, जिप्सम को दोस्तों क्या बोलते हैं आप, सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि CaSO4 यहां पे आ जाता है। क्या आ जाता है? CaSO4। एक मिनट, मैं बार बार इधर ले लेता हूं, मार्कर इधर पे, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, CaSO4 ये कैल्शियम सल्फेट होता है। अब इसी के साथ एक पॉइंट ऐड करना होता है, अगर यहां पे बात कर रहा है जिप्सम की, अगर बात करें जिप्सम की, तो याद रखिए यहां पर 2H2O जोड़ दीजिएगा। और अगर बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो फार्मूला यही रहेगा, CaSO4 फार्मूला ही रहेगा, बस इस 2H2O की जगह क्या हो जाएगा? हाफ H2O हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा POP का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और अगर 2H2O कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा जिप्सम का। किसका बन जाएगा? जिप्सम का। तो सिंपल चीजें आप समझिए, परीक्षा में कंफ्यूज करने का दायित्व तो उसका है, आप अपना कंफ्यूजन दूर करिए ना। तो क्या हो जाएगा? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, CaSO4 और 2H2O। कर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल को सोख लेता है तो जिप्सम बन जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कास्टिक सोडा, अब ये तो बताना नहीं यार, अगर बेकिंग सोडा होता है तो ये H लिखा होता है, NaHCO3, और कास्टिक सोडा है तो वही H गायब हो जाएगा, यानी सिंपली यहां पर आ जाएगा NaOH। क्या आ जाएगा? NaOH, ठीक है। बाइकार्बोनेट में क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3, और ऐसे हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा अगर दे रहा है स्पेशली तो आप यहां कर दीजिए NaOH, और अगर सोडियम कार्बोनेट वर्ड दे देता तो फिर क्या हो जाता? Na2CO3। अब देखिए जरा मैं आपको संबंध बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर Na2 और CO3 दिया है तो ये नॉर्मली सोडियम, क्या Na माने हो जाता है सोडियम, ठीक है, ये सोडियम हो गया, और CO3 माने हो जाता है कार्बोनेट, कार्बोनेट हो जाएगा ना, ये कार्बोनेट। अगर बाई वर्ड नहीं दिया है तब तो उत्तर क्या आ जाएगा? Na2CO3, यही आ जाएगा। और अगर बाई वर्ड इसके बीच में लग गया है तो बाई को मैंने बताया इंग्लिश में H कर दीजिए, तो फार्मूला बन गया Na2HCO3, ठीक है। तो ऐसे करके बना दिया, तो यहां पे 2 हटा दीजिएगा, इसको बाइकार्बोनेट करते समय सिर्फ NaHCO3 करिएगा। ये खाने वाला सोडा होता है। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो यहां केवल सोडियम को Na लिखिएगा और क्लोराइड को Cl लिखिएगा। और कास्टिक सोडा देता है तो NaOH लिखना है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिप्सम में खाली आपको याद रखना है 2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? हाफ H2O होता है। क्या होता है? हाफ H2O होता है। ढूंढ लीजिए हाफ H2O कहां पे है? CaSO4 हाफ H2O, क्या हो जाएगा? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। CaSO4 2H2O, ये क्या है? ये जिप्सम है। क्या है? ये जिप्सम है। हो गया आपका उत्तर, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल दोस्तों जब किसी का हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसके लिए किया जाता है। प्लास्टर लगता है ना, वो यही होता है। करा प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? करा निर्जलीकरण। अरे जमने को निर्जलीकरण नहीं बोला जाता है, अनहाइड्रेट बनाने के लिए जलयोजन, ऑक्सीकरण या अपचयन। अपचयन यहां पे नहीं होगा, बताइए। ऑक्सीकरण और अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जलयोजन में से कोई एक सही है। मैंने आपको कहा जब जिप्सम में पानी मिला जाता है और उसको गर्म कर दिया जाता है तो फिर क्या हो जाता है? जमने लगता है, ठीक है, जमने लगता है। तो याद रखें दोस्तों, जमने में क्या होता है कि जो अन्य हाइड्रेट होते हैं उनका जलयोजन होता है, और तभी ये जल करके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है आपस में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है सबसे मजबूत सीमेंट होता है, ठीक है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सीमेंट है। करा इस सीमेंट के विनिर्माण के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो याद रखें दोस्तों, उसमें नॉर्मल मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है, प्लस एल्यूमिना की जरूरत पड़ती है, और जिप्सम भी होता है। क्या होता है? जिप्सम, क्योंकि जिप्सम जितना बढ़िया होगा उसकी जमने की क्वालिटी उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर याद रखें दोस्तों, एल्यूमिना, मिट्टी और जिप्सम ये सभी होते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में नीला थोथा क्या होता है? बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जहां पे अभी आप हाफ H2O 2H2O कर रहे थे, अगर वहीं 5 H2O लगा दो तो क्या हो जाएगा? नीला थोथा आ जाएगा, ठीक है। तो होता है ये कॉपर सल्फेट का ही रूप, तो कॉपर सल्फेट अभी कर लो। हाँ, क्यों? कॉपर सल्फेट कर लो, बस अंतर क्या हो जाएगा? देखो कॉपर, अच्छा वहां अलग था, यहां पर कॉपर सल्फेट करेगा CuSO4, कॉपर लग जाएगा, ठीक है, वहां Ca था, ठीक है, तो CuSO4, और यहां 5H2O मैंने याद करने के लिए खाली बताया। मैंने वहां पर कैल्शियम था,
भूल गए क्या? वहां कैल्शियम सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट है। अरे भाई जिप्सम की बात कर रहे थे ना, तो जिप्सम में कैल्शियम थोड़े होता है, Cu नहीं होता है, वहां Ca होता है। ध्यान दीजिएगा आप, CaSO4 होता है। क्या होता है? CaSO4। और जिप्सम के साथ 2H2O, ठीक है। वहीं POP होता तो Ca वहां भी होता है, SO4 वहां भी होता है और हाफ H2O हो जाता, ठीक है। यहां पे कॉपर सल्फेट दे रहा है, थोड़ा सा अलग है। वहां Ca था, यहां Cu है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। कैल्शियम से हम कहां पहुंच गए? कॉपर पे आ गए। तो कह रहे कॉपर सल्फेट यानी CaSO4 और ये 5H2O को क्या बोलते हैं? नीला तोता कहा जाता है या तुतिया कहा जाता है। कह रहा है कि आयरन पृथ्वी में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये तो अलग ही पॉइंट है। कैल्शियम प्रकृति की अवस्था में चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है। चलो, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, बताओ। कास्टिक सोडा का अभी NaOH जो हम लोग पढ़े थे उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो NaOH मतलब क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यही तो था। अरे कास्टिक सोडा जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, कास्टिक सोडा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कास्टिक सोडा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, कास्टिक सोडा में हमने पढ़ा NaOH के बारे में। और जो दूसरा वाला हमने पढ़ा, जैसे जिसमें हम पढ़ रहे थे Na2CO3, ठीक है, तो इसमें हम पढ़े थे ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट हो जाता तो NaHCO3 हो जाता। बोलो हाँ या ना? मैं बार बार इसलिए दोस्तों बोलता हूं, इसलिए लिखता हूं कि आपको चीजें याद हों। ऐसा ना हो कि बस खाली मैं पढ़ाता जाऊं और आपको कुछ याद ही ना हो, तो मतलब क्या निकलेगा पढ़ाने का? तो आप समझो, कह सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल साबुन के निर्माण में, रेशम उद्योग में, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक है। चलो, कह रहा जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, बताओ कौन सा ऐसा गैस है जो जल में सबसे कम घुलनशील होता है? साइंस जिन जिन बच्चों की कमजोर है, अगर वो साइंस की सीरीज को देखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, ये आज 7वां पार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए आपकी साइंस मजबूत हो जाएगी। हो सकता हो कि मैं आपको बहुत कुछ ना दे पाऊं, लेकिन जितना देने की कोशिश कर रहा हूं अपने आप में बेस्ट है, टू दी पॉइंट है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो 7वां लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये लेक्चर मैं लगातार कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि इस तरह के कुल 3 लेक्चर हमारे पास हैं, ठीक है। एक तो जीके जीएस की सीरीज है, आप जहां पर जीके जीएस पूरा देख सकते हैं, वहां पे दोस्तों ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। दूसरा दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा? दूसरा हमारे पास है साइंस की सीरीज है, साइंस की सीरीज है, इसमें डेली 30 क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशल सीरीज है, ठीक है। तो ये सीरीज जो है रात को 11 बजे आती है, इसमें केवल 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर, बेहतरीन करंट अफेयर इसमें चल रहा है। जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे वो पछताएंगे, क्यों? क्योंकि अभी तक करंट अफेयर की क्लास में लेता था, अब मैं लेना शुरू कर दिया हूं, ठीक है। तो यहां देखिए 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके हो गए, देखिए 25, 30, 55 हो गया, 65 हो गया और 75 हो गया। 75 क्वेश्चन डेली मैं आपको पढ़ाता हूं, 75 क्वेश्चन पे डेली प्रैक्टिस मैं खुद कराता हूं। इसके अलावा शुभम सर और विकास सर डेली आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आप बता दो कि हाँ यही चाहिए। अगर जिन लोगों को ये लग रहा है कि आपको चीजें नहीं दी जा रही हैं, गड़बड़ है, आपको वीडियो हो सकता है कि नोटिफिकेशन ना जा रहा हो, इस वजह से नहीं मिल रहा हो, अदरवाइज क्लासेस मैक्सिमम चलती रहती हैं। इधर 2-3 दिनों से क्लासेस गड़बड़ थी क्योंकि हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग तक रोक दी गई है। आप बताओ हम क्या करें? हम भी बंधन में हैं। आपको लगता है कि नहीं हम टाइम पास करें, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हमारा काम पढ़ाना है और हम दिन भर अपना यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आती जाती रहती है। शायद आप हमारी जगह होते तो कब के भाग खड़े होते, लेकिन यहां तो जिद है, पढ़ाना जिद है, ठीक है। इसलिए चीजें दी जा रही हैं, भागते नहीं हम लोग सिचुएशन से। चाहे लाख मुसीबत आ जाए, भागते नहीं है, कुछ भी आ जाए, काम करना है मतलब करना है, ठीक है। तो यहां देखिए जल में जो सबसे कम घुलनशील गैस है वो है N2, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, N2 यहां पर हो जाएगा, बाकी HCl, CO2, NH3 ये सब घुलनशील है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। और याद रखेगा जल क्योंकि एक ध्रुवीय विलायक होता है, तो इसमें वही यौगिक या वही अणु घुल पाते हैं जिनकी प्रवृत्ति भी ध्रुवीय होती है। N2 की प्रवृत्ति ध्रुवीय नहीं है, इसलिए जल में विलय नहीं है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक है, हमारी हड्डी हो, आपकी हड्डी हो, जानवर की हड्डी हो, दांत हो, इसमें क्या होता है? लिख रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है या कैल्शियम फास्फेट होता है। तो जल्दी से बताइए हड्डियों और दांतों का जो मुख्य संघटक है क्या है? तो यहां पर कैल्शियम और फास्फेट, यही होता है ना। क्यों बाइकार्बोनेट क्यों कर रहे हो? का खाने वाला सोडा लेना है, वो तो चाहिए नहीं ना, बेकिंग सोडा तो चाहिए नहीं। तो यहां पे हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। याद रखिए ये हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है कैल्शियम फास्फेट। चलिए निम्नलिखित का मिलान करिए और सही सुमेलित कीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी से बताइए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है।
कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है, कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहा है, मतलब बाई से बेकिंग पे लेके चले जाओ। कार्बोनिक एसिड है तो सोडा वाटर कर दो। कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है, संगमरमर में होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, तो ये मैंने मिलान कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 और 1, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 2 3 4 1 कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मजा आया, समझ में भी आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो हाथ जोड़कर निवेदन, अगर आप में से जितने भी बच्चे हैं वो संतुष्ट हैं तो वीडियो को शेयर के बिना नहीं रुकेंगे, ठीक है, शेयर के बिना नहीं रुकेंगे। देखिए बहुत मेहनत की जा रही है और प्लीज आप लोग बातों को समझिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है। कह रहा है एक जल नमूना भारी जल यानी हैवी वाटर कहा जाता है, क्यों भाई हैवी वाटर किसको बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, D2O जिसको आप भारी जल बोलते हो, उसी को तो भारी जल नाम दिया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। वो भारी क्यों है, क्योंकि नॉर्मल जल से भारी होता है, पेय जल से भारी होता है, इसलिए उसका नाम भारी जल है, ठीक है, तो उसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है इसका अणुभार 20 होता है, जो साधारण जल के अणुभार से 18 अधिक होता है। कह रहा है इसे इसलिए भारी जल कहा जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन की प्रक्रियाओं में मंदक के रूप में किया जाता है, उसको स्लो करने के लिए इसकी स्पीड, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज कहने का तात्पर्य कि जहां एक मिलेगा वहीं दूसरा भी मिलेगा, ये जुड़वा खनिज हो जाता है। तो याद रखें दोस्तों, तांबा टीन, लोहा कोयला, सीसा जस्ता, सोना चांदी, जुड़वा खनिज कौन सा है, तो याद रखें दोस्तों यहां पर सीसा जस्ता हो जाएगा। जहां जहां सीसा होगा वहां वहां जस्ता होगा, जहां जहां जस्ता होगा वहां वहां सीसा होगा, तो याद रखें जुड़वा खनिज कहा जाता है। चलो बताओ जरा, भारत में जस्ता और सीसा के उत्पादन में पहला स्थान किसका है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मरुस्थल में जाएंगे तो आपको बालू बालू दिखता है, सीसा बालू में सीसा दिखता है, ठीक है, तो याद रखें उसी वजह से चमकता है, तो राजस्थान आपका उत्तर हो जाएगा, मत भूलिएगा, ठीक है, याद रखेगा। सीसा और जस्ता में प्रथम स्थान किसका है उत्पादन में, राजस्थान का स्थान है, ठीक है, जुड़वा खनिज कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पानी को साफ करना अगर नगर पालिका को तो क्या करेगी, क्लोरीन मिलाएगी। सर अभी तो आपने पढ़ाया, चाहे विरंजक चूर्ण मिला ले और चाहे क्लोरीन मिला ले, तो याद रखिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन, ये सही हो जाएगा ना, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए। इसके अलावा विरंजक चूर्ण का भी इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, ठीक है। पानी की अस्थायी कठोरता को में दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोर, दो तरह की कठोरता होती है, अस्थायी और अस्थायी, ठीक है, तो अस्थायी कठोरता को दूर करना अगर आपको, तो यहां पे CaOH2 यानी सिंपल सी बात कर दे कि यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है, गर्म करके दूर कर लो, सिंपल सी बात है। और अस्थायी कठोरता ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की वजह से होती है, सल्फेट दिया हो तो अस्थायी कठोरता, ठीक है, और बाइकार्बोनेट दिया हो तो अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, संशुद्धि में वैसे तो क्लोरीन होता है, और क्लोरीन ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप पोटेशियम परमैंगनेट भी कर सकते हैं, क्यों, इससे भी जल को साफ किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इसको पढ़ते हैं KMnO2 MnO4, ठीक है, KMn, ठीक है, O4, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, कीटाणुनाशक भी होता है और जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करके उसको मानव उपभोग के योग्य बनाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो याद रखेगा जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है, खाली उपस्थिति पूछ रहा है, तो उपस्थिति किसकी होती है, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यही होता है ना, इसकी उपस्थिति की वजह से क्या होता है, जल में कठोरता आती है, ठीक है, वो तो मैंने पहले ही आपको बता चुका है, तो यहां पे कुछ है नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए। करा जल में कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि के कारण हो सकती है। जब यह कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है तब इसे अस्थायी नाम देते हैं, और जब यह सल्फेट के कारण होती है जब उसे अस्थायी नाम देते हैं। तो स से सल्फेट याद रखिए और स से अस्थायी भी याद रखिए, ठीक है, स से अस्थायी, ठीक है, तो याद रखिएगा अस्थायी कठोरता के लिए सल्फेट जिम्मेदार होते हैं और अस्थायी कठोरता के लिए बाइकार्बोनेट जिम्मेदार होते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। और दोनों तरह के कठोरता को जल को उबाल करके दूर किया जा सकता है। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है, अगर पानी खारा है, खारा मतलब जैसे समुद्र का जल खारा होता है, तो उसमें क्या उपस्थित नहीं होता है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम और क्लोरीन। दोस्तों अगर NaCl की बात कर दें, सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर सोडियम और क्लोरीन तो सामने आ जा रहा है, ठीक है, यानी ये दोनों तो होते ही हैं, और वहां पर बालू के कण भी होते हैं तो कैल्शियम भी होते हैं। याद रखिए दोस्तों खारे पानी में एल्युमिनियम नहीं होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेहनत से पढ़ाई करो, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से अधिक झाग देता है। मैंने पढ़ाया आपको, अधिक झाग कब मिलेगा? जब पानी क्या होगा? मृदु होगा। अगर पानी कठोर होगा तो झाग नहीं बनेगा। तो यहां पे मृदु जल होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा झाग चाहिए तो मृदु जल होना चाहिए, ठीक है। भारी जल की तो बात ही मत करो, भारी जल तो अलग होगा, वो तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा, बंधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री जल दोस्तों, ये तो NaCl हो गया, ये तो खारे पानी की बात कर रहा है। कठोर जल में यहां पर झाग ही नहीं मिलेगा, तो मृदु जल आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। लेकिन कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। सही बात है, नहीं करेगा। कठोर जल कहां से करेगा? क्योंकि वहां पर जल में अस्थायी कठोरता होती है। करेक्ट क्यों? करेक्ट क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं, इसमें लोहा होता है, इसमें निलंबित अशुद्धियां होती है, सोडियम क्लोराइड होता है। नहीं, सोडियम क्लोराइड से कोई मतलब नहीं है, इसमें किससे मतलब है? क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं, उसकी वजह से ये क्या करता है, चाहे वो बाइकार्बोनेट हो जाए, चाहे वो कार्बोनेट हो जाए, चाहे वो सल्फेट हो जाए, उसकी वजह से ये अस्थायी कठोरता अस्थायी होती है, और इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए वो झाग नहीं देता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। बस मेहनत से आप पढ़ते चलिए, प्लस वीडियो को शेयर जरूर से करिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में रुकावटें आती, लेकिन आने वाले समय में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। ये कुछ दिनों की समस्याएं होती, समस्याएं आपके साथ भी होती होंगी। लोग बोलते हैं कि सर आपके यहाँ बड़ा अनशेड्यूलिंग होता है, आप जरा कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी सारी मुसीबतें होती है। अभी 2 दिन पहले दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को हटा लिया गया, समझ रहे हैं? अरे पेटीएम जैसे बड़े ऐप को हटाते समझ में आता, आप स्टडी 91 के ऐप को प्ले स्टोर से हटा के क्या मिला? हालांकि बाद में आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होगा ना, चीजें तो दिक्कत में आएंगी ना, ठीक है। तो ये बहुत सारी समस्याएं, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की क्लासेस रोक दी गई, तो कहीं ना कहीं समस्याएं थी। लोग बोलते हैं सर आपकी क्लास क्यों नहीं आ रही, कैसे आएगी? हाँ, कैसे आएगी आप बताओ? इतनी प्रॉब्लम जहां पे होंगी, उसके बाद भी मैथ और रीजनिंग जो भी क्लासेस थी वो नहीं रुकी। बाकी क्लास आपको दी गई ना कि क्लास रोकी गई, या पूरा चैनल बंद हो गया 4 दिन के लिए? नहीं, ऑफिस चली, चीजें आपको दी गई। हमारी तरफ से मैं क्लास लेने में असमर्थ था, मैं अपनी असमर्थता महसूस करता हूं, लेकिन क्या कर सकता हूं उसके लिए? आगे से यही प्रयास किया जा रहा है कि आपको मल्टीपल क्लासेस दी जाएं, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस दी जाएं, ताकि आपकी तैयारी और बड़े स्तर पर और अच्छे से हो पाए। तो बस मेहनत लग करके और मन लगा के आप पढ़ते चलिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।